हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज चलिए फिर से एक बार क्लास 8 के फिजिक्स जो कि हम लोग पढ़ रहे थे और वह चैप्टर था प्रकाश, लाइट पढ़ रहे थे जो एक्सरसाइज 16 है। इनमें से मैंने बहुत सारे टॉपिक को ख़त्म कर चुका था। तो मैंने प्रकाश का लास्ट टॉपिक था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों का नाम लूँगा जिन्होंने होमवर्क बनाकर अच्छे हैंडराइटिंग में मुझे भेजा था। उनके नाम हैं श्रुति कुमारी, सोनी कुमारी, वर्षा कुमारी, तनुप्रिया, मनीष कुमार, मोहित कुमार, सोहित कुमार, अभिलाषा कुमारी, रवि कुमार, पवन कुमार। तो इन सभी स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क बनाकर भेजा था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो मैंने पिछले क्लास में आप सबों को लास्ट टॉपिक प्रिज्म के बारे में बताया था। प्रिज्म के बारे में कहा था कि प्रिज्म क्या है। मैंने बताया था कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक पदार्थ को ही प्रिज्म कहते हैं। और इसे एक पिक्चर बनाकर मैंने बताया था कि प्रिज्म में कुल 5 सतहें होती है। तो हम आज जानेंगे कि उन प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस तरह से होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक चित्र बनाएंगे। मान लीजिए यह एक क्या है, आपका प्रिज्म है। यह क्या है? प्रिज्म है। जब कोई श्वेत प्रकाश, मान लीजिए श्वेत प्रकाश दैट मीन्स सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रिज्म के पहले सतह से थोड़ा मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद यह जो प्रकाश किरण है, यह प्रकाश किरण 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। 5 है ना, ये सीधी जो है 7 अलग अलग रंग में विभक्त हो जाती है। और मान लेते हैं इधर एक पर्दा है, इधर एक क्या है, पर्दा है। और इस पर्दे पर जो है एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इनमें से जो है इनके रंग हैं क्रमशः बैजानी, ह, पी, ना, ला, है ना, इस तरह से होते हैं। इसे जिस पट्टी पर विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं उस पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। वर्णपट कहा जाता है। यह आपका प्रिज्म है और यहाँ जो है यह आपका श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश है ना। तो ये देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वे जो है अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाते हैं। तो जो है इनके विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और उस पट्टी पर जो एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उस रंगीन पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। उस रंगीन पट्टी में कौन कौन से रंग होते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, इसे याद रखेंगे। बै, जा, नी, हपी, नाला, है ना, यही कलर होता है। बै से आपका बैगनी हो गया, है ना। जा से आपका जामुनी कलर हो गया। नी से आपका नीला कलर हो गया। हो से हरा हो गया। पी से पीला हो गया। और ना से नारंगी कलर हो गया। और ला से लाल हो गया। दैट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि सर जब प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है
तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वे अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाते हैं। तो 7 अवयवी वर्णों की जो एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उस रंगीन पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इनमें 7 कौन कौन से रंग होते हैं? एक छोटा सा ट्रिक, बैजानी, हपीनाला याद रखेंगे। ये नीचे से होता है बैगनी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ल से लाल। मतलब सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे नारंगी कलर पाया जाता है। तो इस तरह से एक 7 रंग का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है और इस रंगीन पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के, क्या कहेंगे कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यह जो प्रकाश की रंगीन पट्टी जहाँ पर प्राप्त होती है, उस पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो इससे यह साबित होता है कि प्रकाश जो है, हमारा जो सूर्य प्रकाश होता है, वे 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किरण जो है कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए, तो आप इस पे एक उदाहरण लेते हैं। आप देखे होंगे कि सेम घटना जब वर्षा होने के बाद जो है आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। सूर्य के विपरीत दिशा में आपको एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। यह किस समय दिखाई पड़ती है? यह वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े रहते हैं, तो आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। अर्धवृत्ताकार कहने का अर्थ हुआ कि इस तरह से आपका सेमी सर्कल की तरह एक पट्टी दिखाई पड़ती है और इसी पट्टी को ही इंद्रधनुष कहा जाता है। अब कहता है कि सर इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है? इंद्रधनुष क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो आप कहेंगे कि इंद्रधनुष का वर्षा होने के बाद हमारे आकाश में, वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी असंख्य बूंदें हवा में लटकती रहती है। जब उन पानी की बूंदों से जब सूर्य प्रकाश गुजरता है तो वे अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाते हैं। कारण कि वर्षा की बूंदे एक प्रिज्म के तरह कार्य करता है। और आपने प्रिज्म में क्या देखा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वे अपने 7 अवयवी वर्णों में विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो वर्षा की असंख्य बूंदें भी जस्ट लाइक प्रिज्म के तरह व्यवहार करती है और प्रिज्म के तरह अगर बिहेव करेगी तो ऑटोमेटिक है कि उनसे गुजरने वाले भी उन वर्षा की बूंद से भी प्रकाश किरण जो भी गुजरेंगे वे अपने अवयवी वर्णों में 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें एक अर्धवृत्ताकार जो है रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है और उस रंगीन पट्टी में 7 रंग होते हैं जिन्हें हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है और इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है और क्यों होता है ना। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र, है ना। ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र क्या है, किस तरह से काम करता है, हम किसी भी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम ह्यूमन आई में दैट मीन्स मानव नेत्र में करेंगे। हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। इसका होगा
ह्यूमन आई, ह्यूमन इंग्लिश होता है ह्यूमन आई, है ना। तो जानेंगे व्हाट इज ह्यूमन आई, है ना। हाउ टू वर्क ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या है, हमारा आँख जो है किस तरह से काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। कहता है आँख या नेत्र जो है, आँख को नेत्र भी कहते हैं। आँख या नेत्र जो है अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का एक आवश्यक अंग होता है। अगर आँख ना हो तो हमको यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, यह पूरा का पूरा संसार अंधकार में दिखाई देगा। डेट मीन्स आँख अगर नहीं होगा तो हमें दिखाई ही नहीं देगा, आँख के चारों तरफ अंधेरा ही छाया रहेगा। तो इसलिए मानव जो है एक प्रकृति प्रदत्त अद्भुत अंग है, कोमल अंग है। मानव नेत्र या आँख जो है एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। इसकी बनावट जो है बहुत कुछ आप जैसे देखेंगे फोटो कैमरे की तरह मिलती है। पहले जो फोटो कैमरा आता था रील वाला, जस्ट लाइक उससे जो है हमारा मानव नेत्र का फंक्शन सारा मिलता जुलता है। नेत्रों के द्वारा हमें किसी वस्तु का दृष्टि ज्ञान हो पाता है, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके आकार प्रकार रंग रूप इन सभी चीज़ों को हम आँख के द्वारा ही देखते हैं। कहता दृष्टि एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का स्वरूप, कोई भी वस्तु किस प्रकार से है, दूरी, रंग आदि सभी का प्रत्यक्ष ज्ञान समाहित होता है। अगर हमारे पास मानव नेत्र ना हो तो इन सभी चीज़ों का हमें अभाव होगा, हम किसी भी वस्तुओं को न देख पाएंगे और न ही समझ पाएंगे। तो कहता है नेत्र के ऊपर और नीचे आप देखेंगे ये जो हमारा नेत्र है, नेत्र के ऊपर और नीचे दो पलकें होती है। ये धूल के कणों से नेत्र की सुरक्षा करती है। यह जो हमारा पलक है, यह पलक जो है धूल से हमारी आँखों को बचाता है। नेत्र में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा पलक और आँख सदैव जो है नम बनी रहती है। आपका आँख देखते हैं कभी भी सूखता नहीं होगा, हमेशा आँखों में नमी होता है। नमी कहने का अर्थ है पानी रहता है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे आँख के भीतर जो है बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आइए जानेंगे कि आँख का जो है बनावट किस प्रकार से होता है। कहता है कि मानव नेत्र या आँख लगभग गोलीय होता है। आँख जो है पूरा का पूरा गोल नहीं होता है किंतु लगभग गोल होता है। आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। कि सबसे बाहरी परत, ये जो आँख का गोला का सबसे बाहरी परत आप देख रहे हैं, एक सफ़ेद मोटा अपारदर्शी परत होता है। अपारदर्शी चमड़े की परत होती है और इसे श्वेत पटल, ये जो सफ़ेद वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। इसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। इसका अगला कुछ भाग देखेंगे उभरा हुआ, डेट मीन्स आँख का आगे वाला भाग कुछ उठा हुआ दिखाई पड़ता है जो कि पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। आँख का कुछ अगला उभरा हुआ भाग होता है जिस भाग को कॉर्निया कहा जाता है। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है। आप देखेंगे स्क्लेरोटिक के नीचे गहरा भूरा रंग का आँख में एक परत होता है जिसे कॉरायड कहा जाता है। आँख में गहरे भूरे रंग की एक परत पाई जाती है जिस परत को कॉरायड कहा जाता है। आगे वाली अपारदर्शी परत जो है, यह जो अपारदर्शी परत जिसको हमने श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा, सफ़ेद वाला, ये सिकुड़ने फैलने वाली, या आपका समय समय पर सिकुड़ता है और समय समय पर फैलता है। यह सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है जिसे आइरिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आइरिस कहा जाता है। पीछे वाली परत की इसके पीछे जो भी परत होता है उसे सिलियरी मांसपेशी कहते हैं।
ये पेशियां जो है जिलेटिन जैसे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ होता है। और आँख में जो है एक उत्तल लेंस पाया जाता है। आँख में अगर पूछा जाएगा आपसे कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो कहेंगे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और इस नेत्र मानव लेंस को, उत्तल लेंस को नेत्र लेंस के नाम से भी जाना जाता है ना। उत्तल लेंस कहें या इसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस भी कहते हैं। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस भी कहा जाता है, को लटकाकर रखती है। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को रेटिना कहा जाता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, जो प्रकाश स्नायु के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें देखने का आभास होता है। तो देखेंगे कि ये जो है, मान लीजिए हमने बताया कि मानव नेत्र लगभग जो है एक गोलाकार भाग होता है, यह आपका एक गोलाकार भाग है और यह इसमें एक उत्तल लेंस है। मान लीजिए यह एक क्या है? उत्तल लेंस है। जब कोई प्रकाश किरण आती है, जब इससे कोई प्रकाश किरण, जब उत्तल लेंस है, इस तरह से कोई एक प्रकाश किरण आती है, पहले सतह पर थोड़ा मुड़ती है, फिर दूसरी सतह पर मुड़ती है और ये जो पीछे का भाग होता है, इस पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं। इस पीछे वाले भाग को रेटिना कहा जाता है और ये आके प्रकाश इस रेटिना पर कट जाती है। ये जो आप रेटिना पर अगर कट रहा है, तब हम किसी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब देख सकते हैं। हमारे नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, अगर मान लीजिए इस मार्कर को अगर हम देख पा रहे, इसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर वस्तु से छोटा उल्टा बनता है ना। इस प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मानव नेत्र पर उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर यह मार्कर है तो हमारे नेत्र लेंस पे ये कैप अगर आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, तो नेत्र पे यह इसका कैप जो है ऊपर बन रहा है और ये नीचे बन रहा है। डेट मीन्स हम किसी वस्तु को किसी वस्तु का चित्र जो है हमारे लेंस पर उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। यह पीछे आँख के गोले के सबसे पीछे वाले भाग पर रेटिना होता है। और इसी जब किसी वस्तु से, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट से जब प्रकाश किरण गुजरती है लेंस से टकराकर, तो रेटिना पर जाकर कटती है और जब रेटिना पर कटती है तब हम उस वस्तु का उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब नेत्र पर बनता है। किंतु हमारा जो मस्तिष्क है उस वस्तु को सीधा तथा वस्तु के बराबर देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, तभी हम किसी वस्तु को सीधा तथा वस्तु के बराबर देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में किसी वस्तु का जो इमेज हमारे आँख पर बनता है वह वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना पर ना बने, डेट मीन्स ये प्रकाश किरण अगर रेटिना पर नहीं कटे तो हमारा आँख खराब हो जाएगा। या तो पहले कट जाए या बाहर कट जाए तो हमारा आँख खराब हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चों को, किसी व्यक्ति को अगर चश्मा लगता है तो इसका यही रीज़न है। आँख खराब होने का मतलब यह है, अगर उसे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो प्रकाश किरण है किसी वस्तु से टकराकर रेटिना पर जो है वह नहीं कट रहा है।
जिस वजह से उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पा रहा है। और जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कोई भी डॉक्टर जो है अगर चश्मा लगा देता है, उत्तल या अवतल लेंस जिस भी प्रकार का, वो डिपेंड करता है आप निकट की वस्तु को देख पा रहे हैं या दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं या निकट की वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं, उस अनुसार वे लेंस का प्रयोग करता है। लेंस लगाने का अर्थ है कि यह जो प्रकाश किरण जो है पहले या बाद में जो कट रहा है, रेटिना के पहले या बाद में, वो एडजस्ट होकर रेटिना पर कट जाए, और रेटिना पर जब कटने लगेगा तब हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इस प्रकार से जो है मानव नेत्र को डॉक्टर सही करते हैं। तो आपने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से हम जो है मानव नेत्र हमारा वर्क रहता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कहता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो है एक जलीय द्रव भरा होता है और जिसे नेत्रोद भी कहा जाता है, तथा लेंस और रेटिना के बीच का भाग जो है कचाव द्रव से भरा होता है। आप सभी बच्चे घर में एक बार मानव नेत्र किताब खोल के मानव नेत्र के बारे में मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार सेल्फ स्टडी जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से मानव नेत्र से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा। तो मानव नेत्र द्वारा देखने की क्रिया किस प्रकार संपादित होती है, मैंने आपको बताया। हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कटता हो। अब हर एक लेंस का हमने बताया कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है ना। तो हर एक लेंस का, हर चीज का एक कैपेसिटी होता है। तो मानव नेत्र जो है कम से कम जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही किसी वस्तु को देख सकता है, और दूर बिंदु जो है अनंत तक, बहुत दूर तक हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहने का अर्थ है कि अगर हम इस चीज को अगर देख रहे, किताब को आंख में सटा देते हैं तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, अगर पड़ता भी है तो धुंधला दिखाई पड़ता है और आप उस अक्षर को स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। तो साफ साफ दिखने के लिए जो भी किसी भी वस्तु का और आँख का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो दूरी होना चाहिए, ये दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर साफ साफ पढ़ने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए नोट करके याद रखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तथा जो है इसका स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अगर पूछ दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना, नियर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट जो इन्फिनिटी होता है, अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है ना। तो इस बात को याद रखें, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा भी गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और जो है अधिकतम दूरी अनंत होता है ना। तो इस तरह से आपका मानव नेत्र खत्म हो गया। अगला टॉपिक है कि तो अगला टॉपिक है दृष्टि निर्बंध, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जानेंगे व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध क्या है। तो दृष्टि निर्बंध कहता है कि जब नेत्र किसी वस्तु को देखता है, जब नेत्र जो है किसी वस्तु को देखता है,
तब उसका प्रतिबिंब जो इमेज है रेटिना पर बनता है। यह बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर उस वस्तु को हटा लेने पर भी लगभग 1/16 सेकंड तक उसे देखने की संवेदना रहती है। तो ये जो संवेदना होती है इसे ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। मैंने कहा कि परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन है जब नेत्र किसी वस्तु को देखता है तब उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, लेकिन वस्तु को हटा लेने पर भी उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है लगभग रेटिना पर 1/16 सेकंड तक उस वस्तु को देखने की संवेदना बनी रहती है। इसे ही दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, दृष्टि निर्बंध क्या है। तो इसके बाद जो है हम आँख के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो अगला है टॉपिक हमारा कि सर हम अपने आँखों की, आँख तो है, आँख आप जान रहे हैं एक कोमल बहुत ही सुकुमार अंग है, लेकिन आँखों की देखभाल जो है किस प्रकार करेंगे? आँखों की सुरक्षा, आँखों की सुरक्षा, केयर ऑफ आई, है ना। तो आँखों की सुरक्षा जो है हम लोग निम्नलिखित तरह से कर सकते हैं। वे हैं चलिए आँखों की सुरक्षा के लिए हम सभी जो है क्या करेंगे? आप सभी जानते हैं कि आँख जो है संभवतः प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया वास्तव में एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार है। अतः इनका उचित देखभाल और संभावित नुकसान से इसकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, अत्यावश्यक है। कुछ सरल सी सावधानी जो है हम अपनाकर अपनी आँखों को सुरक्षित रखने में सहायता कर सकते हैं। जैसे है आँखों को धूल, मिट्टी, धुएं से जहाँ तक हो सके बचाएं और दिन में कम से कम 2 बार आँखों को स्वच्छ तथा ठंडे जल से अवश्य धोना चाहिए। कभी भी जो है लेट कर नहीं, कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा बैठ कर पढ़ना चाहिए। आँखों और किताब के बीच जो है लगभग 12 इंच की दूरी, जो किताब का या टेबल के बीच जो आपका डिस्टेंस हो, एकदम ऐसे नहीं कि झुक के पढ़े, डिस्टेंस जो है कम से कम 12 इंच जरूर होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तो कंप्यूटर एवं आँखों के बीच एक उचित दूरी अवश्य होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके आँख जो है वो सुरक्षित रहेंगे। पढ़ते लिखते समय या सिलाई कढ़ाई जैसे आदि कार्यों को करते समय बहुत कम रोशनी या बहुत तेज रोशनी में नहीं करना चाहिए। नॉर्मल लाइट में, ऐसा नहीं कि बहुत कम रोशनी है या रोशनी भी है तो बहुत तेज रोशनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोशनी हो तो एक मिनिमम नॉर्मल वे में हो। कहते रात में टेलीविजन देखते समय या कंप्यूटर पर कार्य करते समय ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने रूम का सारा लाइट को बंद कर देना चाहिए। सारा लाइट को बंद करके कभी भी टेलीविज़न या कंप्यूटर पर काम नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए। कोई ना कोई लाइट जरूर जला हुआ होना चाहिए। पढ़ते समय या टेलीविज़न देखते समय बीच बीच में आँखों को पुस्तक या टेलीविज़न से हटाना अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि एकदम गौर से हम उस वस्तु को देख रहे हैं, टेलीविज़न ही देख रहे हैं या टीवी ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं। इधर उधर किताब से पढ़ रहे हैं या अपने नज़र को इधर उधर बीच बीच में जरूर करना चाहिए। यदि चलती बस या कार में कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, इससे आँखों के स्नायुओं पर अत्यधिक जोर पड़ता है और आँखों के स्नायुओं पर जोर पड़ने से हमारे आँख खराब भी हो सकते हैं। दूषित नदियों और तालाबों में स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आँख या चेहरा पोंछने के लिए कभी किसी और का रुमाल या तौलिया कदापि प्रयोग में नहीं लाना चाहिए,
है ना। आँख में यदि कभी चोट लग जाए, याद रखेंगे, अगर आपके आँख में कभी भी चोट लग जाए तो तुरंत आँख के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि स्वयं आँखों का इलाज करना जो है महंगा भी पड़ सकता है। पढ़ने के लिए यदि पुस्तक को आँखों के बहुत निकट लाना पड़े या अधिक दूरी पर रखना पड़े तो आँख के डॉक्टर से सलाह लेकर उचित चश्मे का प्रयोग जो है करना आरंभ कर देना चाहिए। तो इन सभी उपायों को अपनाकर हम अपने आँख को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। और अच्छी ज्योति के लिए, अगर आपके आँख का रोशनी कभी नहीं जाए, अच्छा रोशनी हो, बढ़ाने के लिए क्या, इसे बढ़ाने के लिए हमें हरी सब्जी, सीजन का फल, गाजर, मूली, पालक, आंवला, सेब, अनार, अनानास, विटामिन ए वाले खाद्य पदार्थ एवं दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। इन सभी का सेवन करने से आपके आँखों की ज्योति अच्छी बनी रहती है। सूर्योदय के समय घास पर जो है नंगे पांव चलना जो है आपके आँखों के लिए लाभदायक होता है। दिन में एक बार जो है कुकुम्बर दैट मीन्स खीरा को कहते हैं, खीरा का पतला टुकड़ा आँखों पर 15 से 20 मिनट तक जरूर रखना चाहिए। साल में 1 या 2 बार जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ से आँखों की जांच अवश्य करवानी चाहिए। ऐसा करने से आपके आँखों की ज्योति बरकरार अच्छी बनी रहती है। इसके बाद है ब्रेल लिपि क्या है ना, ब्रेल लिपि। इसके बाद हमारा टॉपिक है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि कहता है, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल नामक एक साइंटिस्ट थे। ब्रेल लिपि में लुई ब्रेल जो स्वयं एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे, लुई ब्रेल एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे वे, और वैज्ञानिक के साथ साथ वे जो थे अंधे थे। तो उन्होंने 1821 ईस्वी में, कितने ईस्वी में याद रखेंगे, 1821 ईस्वी में एक पद्धति विकसित की जिसे ब्रेल पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इस पद्धति के द्वारा जो है, इस पद्धति के जरिए अंधे व्यक्ति जो आँखों से देख नहीं सकते हैं वैसे व्यक्तियों का पढ़ना भी आसान हो गया है ना। तो लुई ब्रेल साहब ने 1821 ईस्वी में एक ऐसी 63 बिंदु कित पैटर्न अथवा छाप वाले एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जिसकी मदद से दृष्टिहीन व्यक्ति भी पढ़ सके। तो इसके बाद अगला टॉपिक है चाक्षुष साधन। जानेंगे कि चाक्षुष साधन क्या है। चाक्षुष साधन वैज्ञानिकों ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, देखेंगे आपका है चाक्षुष साधन, इसको इंग्लिश होता है विजुअल एड्स, विजुअल एड्स। चाक्षुष साधन में वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने दृष्टि दोष युक्त एवं दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के उन्नत किस्म के साधनों का आविष्कार किया एवं निर्माण किया। इन्हें चाक्षुष साधन कहते हैं। चाक्षुष साधन जो है यह आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है अप्रकाशिक साधन, एक होता है अप्रकाशिक साधन और एक होता है प्रकाशिक साधन, जिसका इंग्लिश होता है, इसको प्रकाशिक साधन का नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस और प्रकाशिक साधन का ऑप्टिकल डिवाइसेस। अप्रकाशिक साधन क्या है? अप्रकाशिक चाक्षुष साधन जो है, इसमें अप्रकाशिक चाक्षुष साधन स्पर्श साधन जैसे श्रवण साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन आते हैं।
अप्रकाशिक चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित करते हैं, डेट मीन्स रिपीट करते हैं, और उसे लोग सुनकर छूकर पढ़ सकते हैं, और उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान करते हैं तथा सामग्री का उचित दूरी पर उपयोग इसका करते हैं। तो हम कहेंगे अप्रकाशिक साधन में जो है आपका, अप्रकाशिक साधनों में अप्रकाशिक चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन आते हैं, जबकि प्रकाशिक साधन में लेंस एवं लेंसों के संयोजन, लेंसों का संयोजन, दो या दो से अधिक लेंस को आपस में जब मिला देते हैं तो उन्हें ही लेंसों का संयोजन कहते हैं। संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन साधन ये सभी सम्मिलित है। तो इन सभी का उपयोग कर जो है, जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वे क्या उन्हें पढ़ने में सुविधा होती है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो है खत्म हो गया, और एक बार आप सभी बच्चे इस चैप्टर को जो है सेल्फ स्टडी, कोई भी चैप्टर अगर कोई भी सर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से जो भी चैप्टर, उस चैप्टर को सेल्फ स्टडी कर ले। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट अगर रहेगा वो डाउट आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज आपका एक्सरसाइज 16 यहाँ पर खत्म हो गया। इसका पूरा फेयर जो है मैं आपका इस चैप्टर के एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन आंसर जो है इसका PDF बनाकर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी बच्चे वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करके जो है आप एक अच्छे हैंडराइटिंग में फेयर कर लेंगे, और उस फेयर को करके कल 7 बजे के पहले हमें व्हाट्सएप पर भेज देना है अपना होमवर्क बनाकर। होमवर्क है फिजिक्स एक्सरसाइज 16 का पूरा फेयर करना है। और अगर इस चैप्टर में कोई भी किसी भी बच्चे को परेशानी हो तो वे वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, है ना। और जो भी बच्चे होमवर्क नहीं बना रहे हैं वे बच्चे होमवर्क बनाकर भेजें, क्योंकि वे होमवर्क बनाएंगे तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो आज हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वे बच्चे भी पढ़ पाए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।